तो क्लास 11th हिंदी के एग्जाम के लिए आरोह और बेतान के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करना है ना। सो इस वीडियो को देख लेना, बिकॉज मैं आरोह के आपके पदखंड और गद्यखंड के सारे आईएमपी मोस्ट हाईलाइटेड और बेतान की पुस्तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महा इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। बिल्कुल से बेतान खत्म है, आरोह खत्म है, ठीक है। सो बिल्कुल से निश्चिंत हो जाएगा। पहले हम देखेंगे आपके आरोह के पदखंड के, फिर गद्यखंड के, फिर बेतान पुस्तक के जो आपकी पूरक पुस्तक है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट हाईलाइटेड ही मैं आपको बताऊंगा, तो इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। बिल्कुल से आपने पहले भी पढ़ रखा है तो रिवीजन बिल्कुल से करके जाओ, ठीक है। देखो पदखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। भाई ये किसी ना किसी रूप में क्वेश्चन ना आएगा ही आएगा, ठीक है। देखो मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, ये तो हमें यहीं पे बता दिया। किन 5 तत्वों या पंच तत्वों ऐसा लिख करके आ सकता है, ठीक है। तो वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ठीक है। तो ये 5 तत्व आपको ध्यान रखने हैं, इनसे मिलकर के मानव शरीर का निर्माण हुआ है। ये आंसर याद रखना, महा इंपॉर्टेंट पहला है, ठीक है। अगला कह रहा है, कबीर ने, ठीक है, कबीर दास ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, ठीक है। या फिर इसका आंसर इस प्रकार से हो सकता है। देखो दोनों आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो भी आपको सरल लगे वो आप याद करना, ठीक है। कहता है दीवाना शब्द का अर्थ है पागल, ठीक है। एक तरीके से दीवाना भाई पागल, ठीक है। कबीर स्वयं के लिए शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे इस झूठे संसार से दूर प्रभु परमात्मा में लीन है, भक्ति में सराबोर है। उनकी यह स्थिति संसार के लोगों की समझ से परे है, अतः वे स्वयं के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और इस प्रकार से भी इसका आंसर लिख सकते हो, कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि उनका दृष्टिकोण पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं और धार्मिक रूढ़ियों से बिल्कुल अलग था। वे समाज के दिखावटी रीति रिवाजों, पाखंड और अंधविश्वासों का विरोध करते थे और उनकी भक्ति ईश्वर के प्रति निस्वार्थ और समर्पण की थी, जो साधारण व्यक्तियों की सोच से परे थी, ठीक है। एक तरीके से दीवाना आप भाई जानते ही हो भाई, एक तरीके से एकदम एक किसी चीज में ना लीन हो जाना, ठीक है। तो ये परमात्मा में इस तरीके से भक्ति में सराबोर हो गए, लीन हो गए, तो भाई एक तरीके से अपने आप को दीवाना कर रहे हैं। तो मैं तो पगले आ गया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं और मीरा जगत को देख करके रोती क्यों है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप जरूर से रेडी कर लेना, ठीक है। अब देखो भाई जगत को देख करके रोती क्यों है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, अगर इसका आंसर यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं बता दूं तो इतना याद रखना, मीरा जगत को देखकर इसलिए रोती हैं क्योंकि जो संसार है ना वो मोह माया में लिप्त है, ठीक है। सांसारिक मोह माया में लिप्त है संसार, इसलिए मीरा जगत को देख करके रो रही है। उन्हें लग रहा है भाई ये कहाँ लोग फंसे हुए हैं, है ना, सब तो प्रभु हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है, इसलिए वो रो रही हैं जगत को देखकर, ठीक है। उन्हें तरस आ रहा है लोगों पर। अगला है आपका, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं। तो मीरा की भक्ति किस भाव की है, दाम्पत्य भाव की है। ये महा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये रहा, दाम्पत्य भाव की भक्ति है इनकी, और वो श्री कृष्ण की उपासना अपने पति रूप में स्वीकार करके उनकी उपासना कर रही हैं, ठीक है। तो ये आंसर मेनली इतना है, बाकी तो फिर यहाँ पे आप आंसर लिखना चाहो तो लिखना, नहीं तो आपको इतने में नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मायके से आई बहन, ठीक है, घर से, ये आपका अगले चैप्टर से क्वेश्चन है। मायके से आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। देखो इसके लिए पहले तो आपको परिताप का घर, घर को परिताप का घर क्यों कहा है। तो परिताप का घर में आपको परिताप का यहाँ पे अर्थ पता होना चाहिए। परिताप बोले तो दुख, ठीक है, दुख का घर एक तरीके से, ठीक है। कवि की कुल 4 बहनें हैं, इनमें से एक विवाहिता है। कवि सोच रहा है, मतलब देखो ये जब की घटना, जब कवि कहाँ पे है, कवि कहाँ पर है, जेल में, यानी कि कारावास में कैद है। और कवि सोच रहा है कि सावन के महीने में उसकी विवाहिता बहन अपने माता पिता के घर यानी कि मायके में अपने परिजनों से मिलने आई होगी। वह अपने माता पिता और भाई बहनों की कुशल क्षेम जानना चाहेगी कि सभी लोग बढ़िया हैं, सब अच्छा है, ठीक है। और उनसे दुख दर्द एवं राजी खुशी साझा करना चाहेगी। और किंतु घर पर उसे सब परिजनों के बीच उसका 5वां भाई यानी कि जो भवानी प्रसाद मिश्र उनके भाई हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वह कहाँ पर हैं, वो कारावास में कैद हैं। तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, ठीक है। तो उसे कितना दुख पहुंचेगा, कितना बुरा लगेगा, ठीक है। इसलिए परिताप होगा, उसे दुख होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उसे अपना माय का खुशी का प्राप्त करने का स्थान नहीं अपितु परिताप का घर लगेगा, ठीक है। क्योंकि उसका भाई नहीं है, उसको बुरा लगेगा और इसीलिए दुख का घर लगेगा, ठीक है। यही चीज़ है। अगला है, घर की याद कविता में पिता की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप 2-3 कर लेना, मैंने बहुत सारी दे दी हैं, जो आसानी से बन जाए वो कर लेना, ठीक है। देखो ये विशेषताएं हैं, तो पिताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं, बुढ़ापे ने उन्हें छुआ तक नहीं है, वे खिलखिलाकर हंसते हैं, वे दौड़ते हैं और दंड लगाते हैं, वे मौत के सामने आने पर डरते नहीं हैं, वे तूफान की रफ्तार से काम करने की क्षमता रखते हैं, वे गीता का पाठ करते हैं, वे भावुक प्रकृति के हैं, वे देश प्रेमी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि वे गीता का पाठ करते हैं, ठीक है, और वे दौड़ते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं, ठीक है। ये मेनली चीज़ें आप आसानी से लिख देना। अगला कह रहा है कि चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों होता है, ठीक है भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जो चंपा थी ना, आप सभी को पता है चंपा क्या था, पढ़ी लिखी नहीं थी, ठीक है, निरक्षर थी चंपा। चंपा जो है वर्णों को नहीं पहचानती थी, है ना, वो जानती ही नहीं थी भाई कि ये लिखा हुआ है कुछ भी तो वो क्या है, इस तरीके से उसको कुछ समझ ही नहीं आता भाई, कुछ भी लिख दो, है ना। जब कभी लिखते पढ़ते समय अक्षरों को पढ़ करके गाते अथवा बोलते हैं तो चंपा को आश्चर्य होता भाई, बस समझ ही नहीं पाती कि कागज पर अंकित इन काले काले चिन्हों से ये ध्वनियाँ कहाँ से आ रही हैं भाई, है ना। कवि उन्हें अपने स्वर में कैसे बोल लेते हैं, इसी कारण वह कवि के मुख से निकलते स्वरों और कागज के छपे चिन्हों को देख करके इनके संबंध को देख करके आश्चर्यचकित और विस्मित हो जाती थी, ठीक है, क्योंकि भाई उसे समझ ही नहीं आता भाई ये क्या है। अब आप किसी के सामने भी, जिसको कुछ आता नहीं है भाई, छोटा बच्चा है ना, कोई भी है, उसने पढ़ा लिखा नहीं है, आप उसके सामने पढ़ रहे हो तो वो इस तरीके से आश्चर्य होगा, भाई यार क्या पढ़ रहे हो, कैसे आप पढ़ रहे हो, ये चीज़ क्या है, समझ ही नहीं आता, ठीक है। तो ये इसी तरीके से उसको भी आश्चर्य होता था भाई, ठीक है। अगला कह रहा है, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपको रेडी करना है वो है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे, ठीक है। तो चंपा ने क्या कहा भाई, कलकत्ता पर वज्र गिरे, वज्र भाई वज्र, ठीक है। देखो इसका सिंपल में आंसर मैं आपको बता दूं, इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैं आपको एक बार इसको रीड करके आपको समझा देता हूँ। देखो वास्तव में चंपा के बाल मन में किसी भी प्रकार से यह बात घर कर गई थी कि लोग पढ़ लिख करके धन कमाने के उद्देश्य से अपने घर एवं परिजनों से बहुत दूर चले जाते हैं, ठीक है, पलायन कर जाते हैं, महानगरों में कमाने चले जाते हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं, ठीक है। उनके घर वालों को अत्यधिक परेशानी होती है इसके कारण, और इससे घर टूट जाते हैं कई तो, ठीक है। इससे अधिक कष्ट उनकी पत्नियों को सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चंपा सोचती है कि कभी हम महिलाओं के भाग में विभीषिका बनी पलायन की इस प्रवृत्ति से परिचित होते हुए भी उसे पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं। उसे आशंका है कि यदि उसका पति भी उसे घर छोड़ करके अकेला कलकत्ता चला गया तो वह यदा कदा ही वापस लौटेगा, और वह ऐसा कभी नहीं चाहेगी, ठीक है। तो कहने की बात कुल मिलाकर के ये है कि कलकत्ता ही खत्म हो जाएगा। चंपा ने, देखो भाई उसको पता था भाई कि पढ़ लिख करके लोग कलकत्ता चले जाते हैं और यहाँ पे उसके परिजनों को फिर परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसा ही उसने अपने बारे में इमेजिन करके सोचा भाई, इमेजिन किया कि अगर मेरी शादी हुई, मेरा पति पढ़ा लिखा हुआ, पढ़ लिख करके कलकत्ता को निकल गया भाई, तो मेरे को परेशानी होगी, ठीक है, और वो कभी कभी आएगा, ठीक है। तो ऐसा बड़बड़ाते हुए उसने एक तरीके से कह दिया कि कलकत्ता पर ही वज्र गिर जाए, यानी कि कलकत्ता ही खत्म हो जाए, तो भाई वो पढ़े लिखे रहे कैसा भी रहे फिर कलकत्ता जाएगा क्या, ठीक है। तो मतलब कलकत्ता ही, ना बजेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, ना बजेगा बांस, ठीक है। तो ये वही बात है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। तो ये है कि कलकत्ता ही खत्म हो जाएगा, तो चाहे पढ़ा लिखा हो या फिर कैसा भी हो, फिर जाएगा कहाँ, ठीक है। तो उसे कलकत्ता, जितनी जानकारी हो व्यक्ति वैसा ही बात करता है फिर, ठीक है। तो यही चीज़ है। आगे कुछ यहाँ पे गद्यखंड के क्वेश्चन आ जाते हैं, गद्यखंड के। तो नमक का दारोगा से क्वेश्चन है कि लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, यह वाक्यांश मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी नमक का दारोगा से लिया गया है। इसका जो अर्थ है, जो समाज में लड़कियों की अपेक्षित स्थिति उन्हें बोझ समझने की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। यह बताता है कि लड़कियों की उचित परवरिश या शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसका एक प्रकार से अर्थ यह है कि लड़कियां घास फूस की तरह भाई, उन्हें एक तरीके से इस तरीके से देखा जाता है, इस पाठ के अकॉर्डिंग कहा गया है, मतलब समाज के अकॉर्डिंग ही इस पाठ में लिखा गया है कि वो तो बड़ी चली जाती हैं, उनको बोझ समझा जाता है ना, संकीर्ण मानसिकता को यहाँ पर दर्शाया गया है। लड़कियों को उचित परवरिश या शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है, समाज की ये सच्चाई यहाँ पर दर्शाई गई है, ठीक है। तो यही चीज़ है। अगला कह रहा है कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ओहदा बोले तो पद की ओर ध्यान मत देना, या किससे कहा और क्यों कहा भाई। तो देखो ये तो देख लो यहाँ पे किससे कहा, तो यह बूढ़े मुंशी जी ने बंशीधर के पिता ने अपने बेटे मुंशी बंशीधर से कहा था, ठीक है। तो मुंशी जी ने अपने बेटे बंशीधर से कहा था, ठीक है। ये किसने कहा था भाई, इनके पिताजी ने अपने बेटे बंशीधर से कहा था, ठीक है। और ये इसने भाई क्यों कहा था इन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा ऊपरी कमाई की सलाह दी उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कहा कि ओहदे की ओर ध्यान मत देना भाई, कमाई की ओर ध्यान देना। उन्होंने कहा कि ऊपरी कमाई करना भाई दबा करके। मुंशी जी का मानना था कि मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद होता है, ठीक है। तो पूर्णमासी का चांद क्या है, मासिक वेतन ऑब्जेक्टिव बनता है धीरे, है ना। वो कहते हैं कि जो एक दिन दिखता है और धीरे धीरे घटते लुप्त हो जाता है, जबकि ऊपरी आय बहुत बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है, ठीक है। कहता है कि पद के महत्व को कम करना। उनका कहना था कि नौकरी में ओहदा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पद से होने वाली जो ऊपरी आमदनी है ना, ऊपरी आमदनी वो महत्वपूर्ण है, ऐसा वो ज्ञान दे रहे थे, ठीक है। कह रहा है कि पद को पीर की मजार बताना, ठीक है। पद को पीर की मजार क्यों बताया है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है अलग से, तो इसको ध्यान रखना कि पिता ने ओहदे को पीर की मजार कहा है, जहाँ लोग अपनी मन्नतें पूरी करने आते हैं। उनका मतलब था कि पद का फायदा उठा करके लोगों के काम करने के बदले चढ़ावा अवश्य लेना चाहिए। जैसे पीर की मजार पर जाते हैं लोग भैया, भगवान से बोलते हैं कि ऐसा हो जाए और 50 रुपया चढ़ा करके भैया ऐसा हो जाए, हम एग्जाम में पास हो जाए, भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे फूल सब। ऐसा ही है भाई, आप यहाँ पे कुछ पद पे हो, है ना,
पद पे हो और यहाँ पे आपका कोई काम करवाने आए तो आप उससे क्या चढ़ावा ले लो, यानी कि रिश्वत ले लो। देखो तुम देख रहे हो, पारिवारिक मजबूरी और लालच, है ना, घर की आर्थिक तंगी और अपने बेटे को सफल कमा करके देखने के कारण उन्होंने यह भ्रष्ट सलाह दी। ठीक है, तो मतलब ऐसा तब हो जाता है भाई जब ऐसी यहाँ पे स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, मियां नासिरुद्दीन से लेखिका मियां नासिरुद्दीन के पास क्यों गई थी भाई? तो लेखिका क्या है भाई, लेखिका कहाँ से निकल रही थी भाई? लेखिका कृष्णा सोविती जो है एक दिन जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले से, ठीक है, किस मोहल्ले से? गढ़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी, तो उन्होंने एक साधारण सी अंधेरी दुकान पर पटापट पटापट आवाज के साथ ढेर सारे आटे को सनते हुए देखा। तो उनके मन में जिज्ञासा जागी भाई कि ये हो क्या रहा है, इतना सारा आटा क्यों यहाँ पे गूंथा जा रहा है, साना जा रहा है। और जब उन्हें पता चला कि रोटियों के लिए साना जा रहा है तो उन्हें और ज़्यादा यहाँ पे जिज्ञासा हुई और जानने की इच्छा हुई कि यह कारीगरी रोटी की और उसके नानबाई के विषय में जानने के लिए उन्हें और ज़्यादा जिज्ञासा हुई, जिसके लिए लेखिका यानी मियां नसीरुद्दीन के पास चली गई। ठीक है, तो उन्होंने क्या सुनी, यहाँ पे आवाज़ सुनी भाई रोटियों के बनने की, पट पट, ठीक है, और बहुत सारा आटा देखा तो भाई उन्हें आश्चर्य हुआ, भाई इतना सारा आटा क्यों रखा गया है। ठीक है, और फिर पता चला कि रोटियों के लिए, तो फिर वो कारीगरी जानने के लिए और यहाँ पे मियां नसीरुद्दीन के पास चली गई नानबाई वगैरह के जानने के लिए। ठीक है, अगला कह रहा है कि पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसके चलने के कुछ कारण थे। कह रहा है कि लेखक को पैसे का अभाव था भाई, एक था पैसे की कमी है भाई, लेखक के पास इतना पैसा नहीं होता था कि हमेशा ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फिल्म बनाते रहे, उधर खाना पीना भी चलता रहे घर पे, नहीं भाई यार। ठीक है, भाई विज्ञापन कंपनी में काम करता था, इसलिए काम से फुर्सत होने पर ही लेखक तथा अन्य कलाकार फिल्म का काम करते थे। ठीक है, तो एक टाइम का भी अभाव था, तकनीक के पिछड़ेपन के कारण पात्र, स्थान और दृश्य आदि की समस्या आ जाती थी, और ये सारी चीज़ भी रही। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखो, और एक चीज़ और क्वेश्चन बन सकता है कि एक जो फिल्मकार होता है उसके सामने कौन कौन सी यहाँ पे समस्याएं आती हैं, तो स्थान की, पात्र की, दृश्य की, ये सारी समस्याएं आती हैं, अलग से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कह रहा है धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ और क्यों हुआ? तो धनराम को मोहन के हथौड़ा चलाने और लोहे की छड़ को सटीक गोलाई देने की बात पर आश्चर्य हुआ। देखो सीधी बात है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा हो जो वो काम ना करता हो, लेकिन फिर भी वो कभी ऐसा कर दे कि वो काम बिल्कुल सटीक तरीके से कर दे, प्योर तरीके से, भाई इसने तो कर दिया। ठीक है, तो आपको लगेगा नहीं भाई इसने कैसे कर दिया यार। ठीक है, तो इसको इसी प्रकार से धनराम को मोहन ने जब हथौड़े को एकदम से बढ़िया तरीके से क्या कर दिया, यहाँ पे गोलाई में उसे चपेटा कर दिया है ना, उस पर हथौड़ा मार दिया ना, तो धनराम को यहाँ पे आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसे कर सकता है ना, ये तो यहाँ पे पुरोहित खानदान का लड़का है, ये कैसे कर सकता है, निम्न जाति के काम कर रहा है, ये कैसे ऐसा कर सकता है, इसको आश्चर्य हुआ। ठीक है, यही चीज़ है। अगला है लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि कर्जन ने जो बंगाल के विभाजन राष्ट्रवादी ताकतों को तोड़ने के लिए किया था, परंतु इसका परिणाम क्या हुआ? उल्टा हुआ, सारा देश एकजुट हो गया और ब्रिटिश शासन की जड़ें हिल गई। ठीक है, कर्जन इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को इच्छित पद पर नियुक्त करवाना चाहता था, उसकी सिफारिश को नहीं माना गया, इससे क्षुब्ध होकर के उसको बुरा लगा, भाई मेरी बात नहीं मान रहे हो तुम लोग, है ना, और उसने इस्तीफा देने की धमकी दी। उसने तो धमकी दी, लेकिन ब्रिटिश शासन जो है ना उसने कहा आओ, है ना, तो ब्रिटिश शासन रॉक एंड जो कर्जन लॉर्ड था वो शॉक हो गया एकदम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया भाई, ब्रिटिश शासन ने जो इस्तीफा था ना मंजूर कर दिया। भाई तुम धमकी देते हो ना, तुम्हारा मंजूर है भाई, जाओ तुम जाओ इंग्लैंड, वहीं जाओ तुम। ठीक है, अगला कहते हैं स्त्री के चरित्र पर बनी धारणा को रजनी का चेहरा, रजनी पाठ से ये है, ठीक है, किस मायने में अलग लगाता है, तो किस तरीके से, तो इसके कुछ यहाँ पे कुछ कारण दिए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये गद्य से। ठीक है, सहनशीलता के बजाय संघर्ष यहाँ पे दर्शाया गया है। निडर और जो निडर रजनी है उसके यहाँ पे एक तरीके से व्यक्तित्व को दर्शाया गया है कि वो किसी अधिकारी से डरती नहीं है ना, तो इस तरीके से, है ना। सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन को दर्शाया गया है उसके। ठीक है, साहसी और जुझारू नारी है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये रजनी के चेहरे को किस किस प्रकार से दर्शाया गया है, ये आप मेनली पॉइंट याद रखो, बाकी आप अंदर आसानी से बना करके लिख देना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाता है कंप्लीट। आगे हम बेतान पुस्तक में आ चुके हैं। बेतान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ ही हैं, इससे तो ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, पहला कह रहा है महा इंपॉर्टेंट, लता मंगेशकर के गायन की दो विशेषताएं लिखो। भाई ये तो आता ही क्वेश्चन है। स्वर की मधुरता, भावनात्मक अभिव्यक्ति, सुर लय का संतुलन, स्वर की शुद्धता और स्पष्टता। कहता है भाई स्वर की मधुरता किसके गायन की विशेषता है, तो लता की विशेषता है। ठीक है, याद रखना लता के गायन में क्या है, तो गानपन है। ठीक है, गानपन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लता के गायन में कौन सी विशेषता है, तो लता के गायन की विशेषता है गानपन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बना हुआ है। ठीक है, स्वर की मधुरता भाई, तो लता मंगेशकर के गायन में एक अद्वितीय मधुरता है जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। भाई है ही बिल्कुल से। भावनात्मक अभिव्यक्ति है, वो गहरी भावनाओं और संवेदनाओं का समावेश होता है उनकी लय में। ठीक है, और सुर और लय का संतुलन बनाए रखती हैं। ठीक है, और स्वर की शुद्धता है और स्पष्टता है, शुद्धता की ओर विशेष ध्यान दिया है उन्होंने। ठीक है, आगे बात करें हम चित्रपट और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है, तो आपको लिखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चित्रपट संगीत यह सिनेमा या फिल्म के लिए तैयार किया जाता है, इसमें संगीत का उद्देश्य मनोरंजन
और दर्शकों की भावनाओं को उत्तेजित करना होता है। इसमें पॉप, रॉक, रोमांटिक और अन्य तरह के संगीत शामिल। सीधी बात है यार, चित्रपट संगीत जो है एकदम से आजकल के धड़ाधड़ गाने चल रहे हैं ना भाई, पॉप रॉक वाले गाने, ठीक है, तो ये वही है। और जो शास्त्रीय संगीत होता है ना, यह बहुत प्राचीन संगीत है, ठीक है। यह तकनीकी रूप से तैयार किया गया संगीत है। इसमें खास राग, ताल और लय आदि का ध्यान रखा जाता है, नियमों का पालन किया जाता है। ये विशेष प्रकार के राग के साथ गाने और बजाने की विधि बहुत ही गहरे अध्ययन और अभ्यास से आती है। यह संगीत का एक उच्चतम और गंभीर रूप है, जिसे शास्त्रीय विद्वान, प्रशिक्षित कलाकार ही प्रस्तुत कर पाते हैं, ठीक है। चित्रपट संगीत को तो यहाँ पे कोई भी गड़बड़ाने लगता है, लेकिन ये संगीत यहाँ पे बहुत ही घने अभ्यास के बाद यहाँ पे उतार सकते हो जीवन में। आगे कह रहा है कि कुएं खोदने के क्या कारण हैं। तो कुएं खोदने के लिए भाई कुएं क्यों खोदी जाती है? पेयजल की उपलब्धता के लिए। एक तो पानी भाई चाहिए, तो ये तो हो गया, ठीक है। रेतीली नमी को पानी में बदलना, भाई कुएं राजस्थान वगैरह में खोदी जाती है मेनली, तो ठीक है। तो इस रेतीली जमीन को पानी में बदलना, ठीक है, गहराई में जाएंगे तो भाई मिल जाएगा पानी। खड़िया पत्थर की पट्टी, ठीक है। खड़िया बोले तो खड़िया पत्थर ऐसा होता है जिससे ना खारा खारा पानी हो जाता है, ठीक है ना। भूमि के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी होती है जहाँ पर कोई खोदी जाती है। यह पट्टी भूजल को ऊपर से मीठे पानी से मिलने से रोकती है, ठीक है, जिससे पानी पीने योग्य बना रहता है, ठीक है। तो ये खड़िया पत्थर की पट्टी के लिए, ठीक है। और एक और यहाँ पर दिया गया है वर्षा जल के संचयन के लिए। जो पानी आएगा वो यहाँ पे कुएं में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ पे जीवन दायनी एक तरीके से साबित होगा और बाद में काम भी आएगा, ठीक है। ये कुछ कारण थे। अगला कह रहा है कुएं की चिनाई कितने तरीकों से की जाती है। तो ईंटों से करी जाती है, खींप की घास से बने मोटे रस्सों से की जाती है, लकड़ी के लंबे लट्ठों से इत्यादि से करी जाती है, ठीक है। तो चिनाई की बात करी जा रही है तो ईंटों से तो मेनली याद रखिएगी, और घास से बने मोटे रस्से हो गए, ठीक है, और लकड़ी के लंबे लट्ठ वगैरह हो गए, डंडे, ठीक है। अगला कह रहा है पालर पानी किसे कहते हैं, रेजानी पानी किसे कहते हैं। तो ये दोनों याद रखना, ठीक है, क्या पता है इनमें अंतर बन जाए। तो पालर पानी, जो बरसात का पानी धरती की सतह पर एकत्रित होकर के तालाब वगैरह में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, झील में बस गया तो उसे पालर पानी, ठीक है। जो बरसा ऊपर से और तालाब में भर गया तो वो पालर पानी। जो पानी धरती के अंदर गहराई तक ना जाकर के सतह के नीचे नमी के रूप में रुक जाता है, उसे रेजानी पानी कहते हैं, ठीक है। यह कुएं से प्राप्त होता है, ठीक है। देखो जो जो पानी बरसा ही भाई कह लो, किसी भी प्रकार से पानी आया, वो नमी के रूप में मिट्टी में जम गया, कहीं पे भी जम गया, तो वो क्या एक तरीके से रेजानी पानी है। और जो सीधा भरा रहता है इनमें तो वो है पालार पानी। अगला कह रहा है बेबी हालदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी किसे और क्यों लिखी। तो बेबी हालदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी तातोस के कोलकाता में रहने वाले बंधु, जो उनसे उम्र में 1 वर्ष बड़े थे, इनको लिखी। यह चिट्ठी बेबी हालदार ने तातोस के कहने पर बंधु द्वारा भेजी गई चिट्ठी के जवाब में लिखी थी, ठीक है। तो किससे लिखी थी भाई? तो कोलकाता में रहने वाले एक बंधु को लिखी, जो कि उम्र में उनसे 1 साल बड़े थे, ठीक है। ऑब्जेक्ट बन जाएगा कितने साल बड़े थे, तो 1 साल बड़े थे। और एक बंधु को लिखी जो कोलकाता में रहते, कहाँ रहते थे? कोलकाता में रहते थे, और तातुस के कहने पर लिखी, ठीक है। बेबी हालदार ने चिट्ठी किसके कहने पर लिखी? तातुस के कहने पर लिखी, ठीक है। और क्यों लिखी? क्योंकि उनकी चिट्ठी आई थी तो उनके जवाब में लिखी, एक तरीके, ठीक है, भेजी गई चिट्ठी के जवाब में उन्होंने लिखी, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन जाएंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है भारतीय कला और भारतीय संस्कृति में आप किस प्रकार से तरह संबंध पाते हैं। और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के आधार पर नृत्य और नृत्य में अंतर लिखिए। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कर लेना, ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सो मैंने सारे क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए हैं, और जिनके आंसर नहीं बताए, 1 ही 2 क्वेश्चन है, इनको कर लेना आप लोग ध्यान से, ठीक है। और वीडियो देख लो जाकर के प्लेलिस्ट में, काव्यखंड के जो जैसे काव्य आपका पद साहित्य का इतिहास, गद्य का इतिहास, ठीक है, अभिव्यक्ति माध्यम, और सारे क्वेश्चन व्याकरण वगैरह पूरी, तो सब कुछ मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव की भी वीडियो मिल जाएंगे, संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे करनी है, तो जाओ प्लेलिस्ट चेक करो, सब कुछ मिल जाएगा, तैयारी करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट।